हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो बनाने के लिए सोचा और आज का वीडियो रहेगा एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 जियोग्राफी बुक से जिस बुक कह सकते हैं चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन आप लोगों को मोटिवेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में मोटिवेशन कुछ ना कुछ बोल के ही स्टार्टिंग करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी में अगर नूर ना होता तो ये तन्हा दिल कभी मजबूर ना होता। यानी हमने कहा कि यूपीएससी में अगर नूर ना होता तो ये मेरा तन्हा दिल कभी मजबूर नहीं होता। स्टूडेंट्स, आज के जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से लाभदायक होगा। मीन्स एसएससी हो गया या फिर कह सकते हैं यूपीएससी हो गई या फिर बीपीएससी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी का पार्ट ज़रूरी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्यूआर कोड को देख लेते हैं 0859CS02। और एक और चीज़ स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्डें गलत पढ़ी जाती हैं। स्टूडेंट्स, कुछ समय के बाद मैं स्क्रीन से पढ़ाता हूँ, जिसके कारण मेरी आंखें दर्द करने लगती हैं। बीच में हो सकता है उसी के कारण बस कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके ध्यान न देते हुए हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग क्लास 8 के भी होंगे, तब पर भी आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले आओ कुछ करके सीखें, इसको ध्यान से देख लेते हैं। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। स्टूडेंट्स, आप ही लोगों को कहा हुआ है कि जिस प्रदेश में आप लोग रहते हैं, जिस राज्य में आप लोग रहते हैं, वहाँ की भूमि हो गई या फिर कह सकते हैं कि मृदा के प्रकार तथा वहाँ की जल उपलब्धता का ऑब्जर्वेशन करना है। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। मीन्स स्टूडेंट, यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको अपने क्लास में ये बताना है कि आखिर जो व्यक्ति के जीवन शैली है उनमें ये सब कैसे प्रभाव डालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। तंजानिया यानी कि अफ्रीका के एक छोटे गांव में मम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। ये एक कहानी है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घरों के कार्य में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। स्टूडेंट, यहाँ पे पढ़ने से हमें ये बात का पता चला कि तंजानिया एक अफ्रीका का कह सकते हैं छोटा सा गांव है, जहाँ पे मम्मा नाम की एक लड़की रहती है। मम्मा अपनी माँ और भाइयों के साथ रहती है, जिसमें कि मम्मा बहुत दूर सुबह में उठकर उसे पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई पानी का व्यवस्था नहीं है। दूसरा चीज़, वह अपने माँ के भी कार्यों में मदद करती है और अपने भाइयों की बकरियों में देखभाल करने में भी मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मम्मा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा हुआ है कि मम्मा के जो पिता हैं वो बहुत काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद, कह सकते हैं कठिन मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन मात्र कुछ ही मक्का और सेम उगा पाते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के लिए साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि वो लोग उतना मेहनत करने के बावजूद भी उनके परिवार के लिए ये खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यानी साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। अब बात आती है कि पीटर्स न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, जिस लड़के का नाम है पीटर, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाला है और वह भेड़ पालन के प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन का प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। यानी जो पीटर्स का जो परिवार है, जो फैमिली है, वह कह सकते हैं कि ऊन के प्रक्रमण का कारखाना या फिर फैक्ट्रीज चलाते हैं। प्रतिदिन जब पीटर्स स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर्स का
परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। स्टूडेंट यहाँ पे बात आती है कि जो पीटर्स है, ये पीटर्स के जो चाचा हैं, वह जब स्कूल से पीटर्स आता रहता है तो उसने देखा कि उसके चाचा जो हैं वो भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। मम्बा और पीटर्स विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विविधता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता है। स्टूडेंट अब देख लेते हैं यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि विश्व के 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर यह तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए चित्र 2.1 में है, ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर बेसिकली बात किया जाए तो आप एक भूमि का जो उपयोग होता है बहुत सारा होता है, जैसे खेती करना, कहीं पे घर बनाना, कहीं पे मैदान बनाना, कहीं पे मीन्स खेलने के लिए जगह बनाना, जानवरों को रखने के लिए जगह बनाना, ये सब हमारे क्या है कि भूमि के उपयोग ही हैं। आइए अब भूमि के बारे में पढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। पृष्ठभूमि के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि में है। यही नहीं, इससे थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यानी कि मीन्स कहने का है स्टूडेंट कि हमारी जो लैंड है सिर्फ 30% है, लेकिन फिर भी 30% में भी सभी आवास मतलब आवास योग्य नहीं है, यानी वहाँ पे सभी में रह भी नहीं सकते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अब स्टूडेंट असमान का मतलब क्या होता है? असमान का मतलब होता है कि एक जैसा नहीं पाया जाता, कहीं ज़्यादा पाया जाता है, कहीं कम पाया जाता है, कहीं नहीं भी पाया जाता है, कहीं समथिंग पाया जाता है। ठीक है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतियों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वरक मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन वसे क्षेत्र हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर मेरी लैंग्वेज फास्ट पढ़ाता हूँ तो आप लोग कमेंट में मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को स्लो पढ़ाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझाऊँ। चलिए भूमि उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। स्टूडेंट ऐसे में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो भूमि होती है यानी जो लैंड होता है उसका भिन्न भिन्न यूज होता है। ठीक है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गई, खनन हो गया, या फिर सड़कों और उद्योगों की स्थापना हो गई। ठीक है, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यानी स्टूडेंट देखो यहाँ पे कहा हुआ है कि जो भी भूमि का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को भूमि उपयोग कहा जाता है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं तो लिखना चाहूँगा। इसलिए दूसरा चीज़ स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को प्रत्येक वीडियो में ये भी कहता हूँ कि जब भी आप लोग जियोग्राफी का बुक पढ़ने के लिए बैठिए, आप लोग एक कॉपी और एक पेन जरूर रखें। दूसरा चीज़, हमारे इस पढ़ाने के बाद आप लोगों को कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण यह है कि मैं भी एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ और आपके सामने जो ये अभी बुक चल रही है, स्क्रॉलिंग हो रही है, ये भी हमारी एनसीईआरटी की ही बुक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्या आप मम्बा और पीटर्स के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, दोनों की जो कार्यशैली है थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक बार कह सकते हैं कि क्लास को रिपीट कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी जो लैंड का यूज़ है वो वहाँ के फिजिकली जो केसेस होते हैं, यानी जो रीजन होते हैं, उसके आधार पे उनको निर्धारित किया जाता है। जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमें एक कह सकते हैं कि मिट्टी में रहना चाहिए, अगर वो सब चीज़ मिलता है तभी वहाँ पे जनसंख्या निवास कर सकती है। या फिर मीन्स कहा जाता है स्टूडेंट कि जब हमें जैसे मानव है, मानव के लिए सब चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, जहाँ पे ये सभी चीज़ मिलते हैं वहीं पे जाता है। जैसे बात करते हैं अगर अप्रवास के भी, यानी कि जो जब स्टूडेंट्स एक व्यक्ति दूसरे देश में या फिर राज्य में जाता है तो वहाँ उसको ये पता चलता है कि यहाँ पे बेटर जॉब मिलेगी या फिर बेटर एजुकेशन मिलेगा या फिर बेटर हेल्थ मिलेगा, तभी जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है।
यानी स्टूडेंट यहाँ पे है कि जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व के बेसिस पे अगर बात करें, यानी कह सकते हैं कि ऑनरशिप के बेसिस पे अगर बात करें तो भूमि को दो पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होती है निजी भूमि, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में प्राइवेट लैंड बोलते हैं, और एक होती है सामुदायिक भूमि, जिसको कि हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट की संपत्ति बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। यानी स्टूडेंट समुदाय के स्वामित्व करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मंदिर है, मंदिर में देखिए स्टूडेंट किसी एक को जाने के लिए नहीं रहता है, बल्कि सभी लोग जा आ सकते हैं। सामान्य रूप से इसके उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे चोरी हो गया, फल चारा हो गया, फल हो गया, नट या फिर औषधियाँ हो गई, बूटियों को एकत्रित करना हो गया। इससे सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। स्टूडेंट इस पर अगर आपको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तब। देखिए स्टूडेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लास को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर देखने के लिए आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अच्छी चीज़ है जब आप लोग कुछ ना कुछ ज्ञान की तो सीख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ कहा जाता है कि हमारी जो विद्या होती है, जो सरस्वती होती है, हमें कभी धोखा नहीं देती है। सब लोग धोखा दे देंगे, लेकिन कभी विद्या मतलब हमें धोखा नहीं देंगी। ठीक है, आज नौकरी नहीं लगी कोई बात नहीं, कल लगेगी, कल नहीं लगेगी कोई बात नहीं, परसों दिन लगेगी। लेकिन एक और चीज़ है सॉरी स्टूडेंट, एक और चीज़ है कि कैसे तो बोला जाता है स्टूडेंट कि जो हम चाहते हैं वो मिले या ना मिले ये तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला आओ कुछ करके सीखे में है, अपने घर या फिर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा के सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। स्टूडेंट, मैंने अगली बार ही आपसे पूछा कि स्टूडेंट अगर किसी तरह की मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को स्लो पढ़ाऊँ। ओके स्टूडेंट, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चित्र 2.2 में देख सकते हैं भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। देख लो स्टूडेंट, समय के साथ ये चेंजिंग किया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा मोबाइल स्क्रीन से पढ़ाते हैं जिसके लिए बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ज़्यादा बुरा ना माने। स्टूडेंट, आज का यहीं तक रहेगा, लेकिन अभी क्लास को कट मत करिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट, पॉइंट वो इस तरह से है कि मैं अपने खुद के चैनल यानी कि लक्ष्य शूटर्स यूट्यूब चैनल पे कल से क्लास 10th का सभी विषय का चैप्टर 1 एक एक करके मैं पढ़ाऊँगा। यानी जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड का है, जो स्टूडेंट CBSE बोर्ड का है, जो स्टूडेंट ICSE बोर्ड का है, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा चीज़ ये, जो क्लास 10th में हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो भी मैं कंटेंट दूंगा आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मेरे कंटेंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल क्लास 12th में देखा था। स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दूसरा चीज़ स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज होमवर्क भी देता हूं कि आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं और उस राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।